नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। आप सभी मित्र जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए और अपने सभी मित्रों के लिए लिंक को शेयर भी कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आप तक पहुंच सके, आप अच्छे से उसका अध्यापन कर सकें। आपका जो एक नया बैच हमने स्टार्ट किया है जिसमें टीईटी और सुपर टेट केवल स्पेशल रहेगा, इसमें और कुछ नहीं, केवल वही रहेगा जो कि आगे आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें संभावना बन रही है कि कुछ मार्किंग जो है जुड़ने वाली है वो टीईटी बेस पे होगी। क्योंकि जो सुपर टेट की परीक्षा होती, पहले सुपर टेट केवल यूपी टेट को क्वालिफाइड मांगा जाता था, लेकिन अब जो है कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें संभावनाएं बन रही हैं कि टीईटी का भी मार्किंग जुड़ेगा, ऐड होगा उसका। तो क्यों ना हम अभी से खूब अच्छी मेहनत से जुट जाएं, जिससे कि हम जो आगामी जो हमारी परीक्षा आने वाली है 1-2 महीने में, हो सकता है बहुत जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उसमें आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें और 100+ नंबर ला सकें, जिसमें आपके लिए एक गोल्डन चांस होगा जो संस्कृत का विषय रहेगा। क्योंकि संस्कृत विषय एक ऐसा है जो आपके लिए मार्किंग बहुत अच्छी दिला सकता है। क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, जो जो जहाँ जहाँ मैंने जो अध्यापन किया है, अच्छी कोचिंगों में भी पढ़ाया है और अपने चैनल के माध्यम से भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें यह है कि जितना हमने बच्चों के लिए दिया है, जितना हमने बच्चों के लिए पढ़ाया, वो 100% फंसा और 100% का रिजल्ट भी रहा है। वो बात अलग होती है कि 1-2 क्वेश्चन जो होता है वो भूलवश गलत हो जाए या फिर उसको ओएमआर शीट में भरने में दिक्कत हो, तो ऐसे में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन निकल जाए, लेकिन सब बहुत अच्छी मार्किंग के साथ पास भी हुए हैं। तो इसमें एक चांस और भी बनता है कि जैसे आप अगर संस्कृत को चूज करते हैं तो संस्कृत आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। उसके साथ में जब आप सुपर टेट देंगे तो सुपर टेट में भी आपका संस्कृत कंपलसरी है। जो कैंडिडेट इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, उनके लिए फिर संस्कृत की मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो संस्कृत ले लेते हैं और संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि इधर यूपी टेट में भी वो संस्कृत पढ़ते हैं और फिर वो इधर की तैयारी फिर उनकी सुपर टेट में भी काम आती है। तो ये काफ़ी मुद्दे चल रहे हैं कि भाई परीक्षा जो है इधर टीईटी की भी होगी, उसके बाद सुपर टेट की होगी, और इस पे काफ़ी स्टूडेंट भी अब खरे उतर रहे हैं। तो संभावना बनने की जल्दी ही जल्दी सब कुछ होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आज से हम अपना बैच प्रारंभ करते हैं। आपको प्रत्येक दिन आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। सबसे पहले क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है, ये सब हम अपने हिसाब से चलते हैं। क्योंकि जो पढ़ने का जो तरीका पढ़ाने का होता है वो क्या होता है कि पहले कैंडिडेट को क्या सीखना चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या सीखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पहले ना पढ़ाया जाए, बाद में उसकी ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा परेशान रहें कि ये तो हमने सीखा ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको उन वर्णमाला से ही सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, उसके बाद हम धीरे धीरे संधि, समास, फिर कारक, फिर इन सब तमाम चीज़ों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। जो हमारा टेट या सुपर टेट का बैच है ओनली संस्कृत के लिए है, ओनली संस्कृत है। इस पर आप चाहे ये जब पढ़ेंगे आप तो आपका टीईटी और सुपर टेट दोनों में ही आपका काम करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंतिम तक। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि जो हमें पढ़ना है यूपी टेट या सुपर टेट में, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी होती है व्याकरण। क्या होती है? वो व्याकरण होती है। क्योंकि व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और व्याकरण से ही सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए कुछ ऐसी इसमें जो आपका साहित्य रहेगा, तो साहित्य में आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक ट्रिक के माध्यम से ऐसा बता देंगे आपको कि आपको रट जाएगा। साहित्य की तो बिल्कुल ही टेंशन ना लें। सीखना क्या है, हमको सबसे पहले व्याकरण सीखना है, और व्याकरण जब हम सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा हम अपना रिजल्ट ले लेंगे। तो अब व्याकरण जो है, अब आया भाई व्याकरण। तो भाई देखिए प्राचीन जो हमारी संस्कृत
संस्कृत है वो प्राचीन भाषा है, और प्राचीन भाषा में सबसे पहले यदि देखा जाए तो जो आचार्य हुए, यानी कि हुए तो और भी हैं, शाकल्य भी हुए हैं, और भी मतलब कई ऐसे जो हमारे अष्टाध्यायी जो रचयिता है पाणिनि से पहले कम से कम 8 व्याकरणाचार्य और हो चुके थे, लेकिन उनका नाम तो मिलता है पर कोई विशेष ग्रंथ ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन जब ये महर्षि पाणिनि द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी प्राप्त हुआ, उस अष्टाध्यायी का अध्ययन किया गया, तब जाके कुछ व्याकरण का वहीं से प्रारंभ ऐसा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें और संशोधन होता धीरे धीरे चला गया। जैसे अब बात आती है कि व्याकरण में सबसे ज्यादा अगर बात करी जाती है तो त्रिमुनि की आती है। किसकी आती है? त्रिमुनि की आती है। त्रिमुनि। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे यही बनता है कि त्रिमुनि के अंतर्गत आने वाले कौन से व्याकरणाचार्य हैं, या त्रिमुनि के अंतर्गत आने वाले कौन से ऋषि हैं। तो आप जान लीजिए कि जो त्रिमुनि है, यह त्रिमुनि की बात कर रहा है, तो हमें 3 मुनि हमें लाना है। नंबर 1 महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि। नंबर 2 है कात्यायन, इन्हीं को हम वररुचि भी कहते हैं, वररुचि, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वररुचि भी कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे हम पतंजलि आते हैं। पतंजलि, तो इन 3 की चर्चा हुई है वैयाकरण में, इन 3 की चर्चा हुई है। अब देखिए, इन जो 3 की चर्चा हुई है, तो सबसे पहले हम इनका समय भी जान लेते हैं कि आखिर समय इनका क्या है। तो महर्षि पाणिनि का अगर समय देखा जाए तो इनका समय 450 ईसा पूर्व आता है, 450 ईसा पूर्व आता है। वररुचि या कात्यायन का समय देखा जाए तो इनका 350 ईसा पूर्व आता है, और यहीं पे इनका अगर देखा जाए समय तो 150 ईसा पूर्व आता है। ये इनका समय रहा। क्रम वाइज से अगर देखेंगे तो 450 है, फिर ये 350 है, फिर 150 है। ध्यान देने की बात है, बहुत अच्छे से जान लेंगे, 4 3 1 ऐसे करके, और फिर 50-50 करके भी समझ लेंगे। सब में कुछ अंतर एकदम पूरा पूरा होता चला गया। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मैक्स मूलर के अनुसार समय कितना है, तो क्या बताएंगे? मैक्स मूलर के, मैक्स मूलर के अनुसार इनका समय जो है 300 ईसा पूर्व माना गया है। किसका? महर्षि पाणिनि का। पाणिनि का जो समय अगर मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग माना जाता है तो 350 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखिए 300, यहाँ पे 300 ईसा पूर्व माना जाता है। बाकी देखिए ये होता है कि जो समय, जैसे बहुत सारे व्याकरण हुए, बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने इनका समय जो था कहीं कहीं माना, कहीं किसी ने कुछ माना, लेकिन सबने मिलके एक संभावित, एक लगभग में मान लिया कि भैया इनका समय ये मानना चाहिए, कि क्योंकि ये किसके समय में थे, उस समय कौन राजा था, कौन क्या था, तो उसी के हिसाब से इनका समय निर्धारित कर दिया जाएगा। और समय क्या निर्धारित किया गया था? 450, 350 और 150 ईसा पूर्व। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इनकी ग्रंथ की बात कर लेते हैं, तो ग्रंथ में अगर हम देखेंगे तो इनका जो व्याकरणिक ग्रंथ है वो क्या है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ग्रंथ है। अष्टाध्यायी की अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप क्या बताएंगे? महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। वररुचि या कात्यायन ने जो क्या लिखा था, इन्होंने अपना वार्तिक लिखा था। क्या लिखा था? वार्तिक। इसीलिए इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है कि वार्तिककार निम्नलिखित में से कौन वार्तिककार है। तो आप तुरंत बताइएगा, कात्यायन या वररुचि जो है वो हमारे वार्तिककार है। उसके बाद में आया पतंजलि। पतंजलि हमारे 450 ईसा पूर्व में है। इन्होंने एक महाभाष्य लिखा। क्या लिखा? महाभाष्य लिखा, जो कितने? 84 आहानिक में है। 84 आहानिक में, यानी 84 दिनों में इन्होंने लिखा। अब देखिए ये तीनों
वैयाकरण हो गए महर्षि जो त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं, इनका समय हो गया, इनका ग्रंथ हो गया जो व्याकरण पे आधारित है। अब यहीं पे अगर थोड़ी सी चर्चा हम अष्टाध्यायी पे और कर लेते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी के जो है इसी से बनने वाले प्रश्न भी रहते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं वो पढ़ने हैं। उसके साथ में देखिए अब ये कात्यायन आए तो देखा कि महर्षि पाणिनि ने जो अपने अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्रों को लिखा है, सूत्र शैली में भी अष्टाध्यायी लिखा हुआ है। तो अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया है, लेकिन देखा उन्होंने जो कुछ इनके सूत्र थे उन सूत्रों पे देखा कि अब भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। तो जब देखा कि इनसे कुछ शब्द छूट गए, तो वो शब्द जो छूट गए तो इन्होंने अपने उसमें जो वार्तिक लिखा तो इन्होंने कुछ शब्द और अपने जोड़ दिए। मतलब इन्हीं के सूत्रों पे करा है उन्होंने, जो भी लिखा है वो लगभग इन्हीं के सूत्रों पे लिखा है। 1200 या मतलब कुछ सूत्रों पे इन्होंने चर्चा करी है इनके, और उस पे ही इन्होंने अपना वार्तिक लिखा है उन्हीं सूत्रों पे। तो इन्होंने जो महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में कुछ दे दिया तो उन्होंने वहां पे अपना वार्तिक रख दिया। जैसे कोई सूत्र आप देख लीजिए, जैसे यहीं पे आपकी बात करते हैं, पाणिनि ने जैसे पंचमी बहन करके एक सूत्र दिया। क्या दिया पाणिनि ने, क्या दिया, पंचमी बहन, ये सूत्र लिख दिया। ठीक है, अब ये सूत्र लिख के इन्होंने उसकी एक्सप्लेन कर दी, उसके बारे में बता दिया। ठीक है, कि अब इन्होंने यहीं पे एक वार्तिक बोले, इसमें भय से एक शब्द तो मिल रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वार्तिक और लगा दिया। वो क्या कर दिया, बोले भय, भीत, भीति, भी, रीति, वाच्य। अब ऐसे करके इन्होंने लिख दिया। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भय के साथ में तो है ही है, लेकिन उन्होंने कहा भीत भी हो, भीति हो, भी हो, बोले इति वाच्य, इनमें भी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, पंचमी। इसमें भी क्या कहना चाहिए, पंचमी। तो इस तरीके से तमाम सूत्र है जिन पे उन्होंने लिखा है पाणिनि ने, लेकिन उस पे और अधिक जो चर्चा करी है वो किसने करी है, कात्यायन या भर्तृहरि ने करी है। आगे थोड़ा सा और इसमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए थोड़ी अष्टाध्यायी पे हमें चर्चा करनी है। अब देखिए अष्टाध्यायी में जो है आपका जो अष्टाध्यायी है, क्या है, इसमें 8 अध्याय है। क्या है, 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने हैं, 4 पाद हैं। तो 8 गुणे 4 कितने हो गए, 32। ये क्या हो गए, पाद हो गए। सूत्र कितने हैं आपके, कभी कभी 3995 मिलते हैं, और साथ में कभी कभी आपके लगभग 4000 इस तरीके से भी मिल जाएंगे, लगभग में मिलते हैं। तो कभी कभी 3900 आपको 95, 3995, कभी कभी 3995, और कभी कभी आपके 4000 आपको ऐसा मिल जाएगा। कि देखिए जहां अगर 3900 हो तो 39 भी लगा सकते हैं, अगर 4000 आ रहा है तो 4000 भी लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग में मतलब 4000 सूत्रों पे चर्चा हुई, 4000 सूत्र उसमें गढ़े हुए हैं। आगे बात करते हैं। तो ये रहा, जैसे अब आप देखते हैं सूत्र संख्या आती है तो कहते हैं कि भैया 2 3 39। तो अब ये ऐसे लिख के जो आता है सूत्र के आगे, तो हम कैसे जानते हैं, तो इसमें जो आता है कहते हैं ये क्या है, ये दूसरा क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, अध्याय, फिर क्या आएगा, पाद, फिर क्या आता है, सूत्र। ये क्रम पूछा भी गया था एक बार, एक परीक्षा में आपसे पूछा गया था कि
जो अष्टाध्यायी है वो मतलब क्रमबद्ध क्या होता है, सबसे पहले अध्याय होता है, पाद होता है, सूत्र होता है। तो ऐसा भी प्रश्न बना है तो ध्यान रखना है हमें। जैसे सूत्र के आगे हमें लिखा हुआ मिलता है कि 3 2 या 2 3 39 2 3 या 40 या 42 या 46 मिलेगा। तो ये सब हमारी संख्या रहेगी सूत्रों की, दूसरी हमारी पाद की रहेगी और प्रथम हमारा ये अध्याय रहेगा। तो ये चर्चा हमारी कुछ हुई है इस पर, मतलब जो हमारे त्रिमुखी है या जो हमारे अष्टाध्यायी और वार्तिकार और हमारे महाभाष्यकार, तो इन पे हमारी थोड़ी सी चर्चा रही है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं वर्ण विचार पे। किस पे बात करते हैं? वर्ण विचार। देखो वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार हमें करना क्यों चाहिए और ये क्या है। का है ना क्षरति इति अक्षरा, ना क्षरति इति अक्षरा, जिसका कभी क्षरण ना हो वह क्या कहा जाता है? अक्षर या वर्ण कहा जाता है। तो देखिए अब जो वर्ण होता है वो सबसे पहले हमारे मुख की ध्वनि के माध्यम से इसकी उत्पत्ति होती है। जब हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उससे कुछ न कुछ वर्ण प्रतीत होता है, और वह वर्ण जब हम उसको एकत्रित करके एक समुदाय में बांध देते हैं तो एक शब्द बन जाता है, और उन शब्दों को अगर हम और बांध देते हैं तो वो हमारे पद बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वर्ण रहा कि वर्ण क्या होता है कि वर्ण वह है जो कभी जिसका क्षरण नहीं होता है, वर्ण का कभी क्षरण नहीं होता है। जैसे हम देखिए इसमें से कोई सा भी वर्ण ले सकते हैं, जैसे हमने कहा क, अब इसका क्या क्षरण कर सकते हैं। जैसे हमने कहा अ, इसका क्या क्षरण हो सकता है? जो है अपने आप में है। अब हम यहाँ पे ये चर्चा जरूर कर लेते हैं कि स्वर क्या है। स्वर तो कहा स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, तो कहा जो स्वर, अब स्वर किसे कहते हैं? कहे स्वयं राजन्ते इति स्वरा, कि जो वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। जो अपने आप में वर्ण स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो या स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाए तो वो क्या कहलाए जाते हैं? आपके स्वर कहलाए जाते हैं। उसके बाद में व्यंजन की बात आई। व्यंजन, अब व्यंजन की बात आई क्योंकि स्वर और व्यंजन से यहीं से हमारा प्रारंभ होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी व्यंजन की बात आई तो व्यंजन में कहा कि भैया व्यंजन क्या है। तो कहा व्यंजन जो है उसमें हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। कहा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें जिन स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि भाई आपसे कैसे भी लिखवा ले, चाहे आपसे रिटन वर्क में करा ले, तब भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होती है कि सारी हम किताबी भाषा को ही पढ़ें और किताबी भाषा को ही हम उसको लिखें, ऐसा नहीं होता है। आप अपने शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन भाव सही होना चाहिए, उसका अर्थ सही होना चाहिए। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन होता है, व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, जिन वर्णों की सहायता मतलब स्वर की सहायता से जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए यहीं पे बात आती है स्वर की। अब देखिए स्वर, यहाँ पे बात आती है स्वर। अब स्वर को ही क्या कहा जाता है? अच्छा, इनकी संख्या कितनी है संस्कृत में? 9 है। जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, जब माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तब उसमें सब आ जाएगा कि अच क्या है। तो जैसे हमने कहा अच, तो हमारा एक प्रत्यय बनता है, जैसे अ ई उड़ री ले के ए ओंग ऐ औ च, यहाँ तक जाएंगे तो हमारे वहां तक सभी स्वर आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाए जाते हैं? स्वर अर्थात अच कहे जाते हैं। और इन अचों की संख्या कितनी रहेगी? 9 रहेगी। जैसे यहीं पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कहें अ ई ओ ड़ री ले क ए ओ ग
आई औ च। अब देखिए, जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो एक तो अ ले लेंगे और एक तो च ले लेंगे, अंतिम ले लेंगे, क्योंकि जब हमें प्रत्याहार बनाना है तब। उसके बाद में हमें इन वर्णों को काउंट नहीं करना है, इन वर्णों को काउंट नहीं करना है। अब देख लिए हमारे वर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 हमारे यहाँ तक आ गए। ये वर्ण हमारे क्या कहलाए, अच कहलाए। तो अब ये आपका प्रत्याहार बनाना बहुत जरूरी होता है संस्कृत में। जरूरी नहीं कि जैसे हमने सारे वर्णों को, अब ये इतने सारे वर्ण आपको लिखे समझाने के लिए, लेकिन यदि आप जब धीरे धीरे समझ जाएंगे, अभी हम जब माहेश्वर सूत्रों पर चलेंगे तभी आपको प्रत्याहार भी बताएंगे। तो जैसे हमने केवल अच कह दिया, तो अच कहने से हमारा काम चल गया। यहाँ पर अच कहने से हमारा काम चल गया। यदि आपको ये चीज ना समझाते तो आप अच को नहीं समझ पाते कि अच आखिर है क्या, और अच कहाँ से कहाँ तक जाएगा, किन वर्णों तक जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अच हमारा अ से लेकर च तक का हो गया। इसमें हमारे यहाँ तक के वर्ण काउंट करके देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 वर्ण हमारे किसके अंतर्गत आ गए, अच के अंतर्गत आ गए। तो यहाँ से प्रत्याहार हमने बनाया अ से लेकर अच। उसी से अगर अक बनाएंगे तो आ से लेकर का तक के वर्ण लेंगे, तो ये 3 वर्ण और 2 वर्ण 5 वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो ऐसे हम वर्णों को भी काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये हमारा अच हो गया। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो हमारे स्वर हैं, स्वर के भेद, यहीं पे हम देख लेते हैं स्वर के भेद। अब देखिए स्वर के भेद क्या है। स्वर के भेद, यहाँ पर स्वर के भेद जो है वो कितने हैं, वो हमारे 3 हैं। स्वर के भेद कितने हैं, 3 हैं। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए आप, नंबर 1 हर्ष, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, और फिर प्लुत स्वर। ये हमारी 3 कंडीशन यहाँ पे हो गई। बोले स्वर के कितने भेद हैं, तो 3 हो गए। अब हर्ष, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर आपके वो हैं जो एक मात्रिक होते हैं। हर्ष स्वर जो है वो आपके क्या है, वो आपके एक मात्रिक है, जिसमें एक पलक झपकते ही जिसकी बात होती है वो आपका हर्ष हो गया। और जिसमें दीर्घ यानी कि जिसमें 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाए वह हमारा क्या होता है, दीर्घ कहलाता है। जैसे अ और अ, जैसे हमारा हर्ष अ, हर्ष में क्या हो गया, अ हो गया, जैसे ई हो गया। और वही दीर्घ में करेंगे तो अ हो गया, ई हो गया, ये हमारे दीर्घ हो गए। तो इसको अ और ई कहने के लिए हमें कम समय देना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम दीर्घ की बात करें तो हमें अ ई, इसमें हमें अपनी जो प्राणवायु है थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ रही है, यानी कि इस पे जोरदार ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। उसी के साथ में हम प्लुत की बात करें तो जैसे हमने कहा अ, इसी के साथ में ऐसे जो प्लुत है, प्लुत का चिन्ह ऐसा आपको मिलेगा जैसे हिंदी में 3 मिलता है। तो ज्यादातर यहाँ पर जैसे हम ओम लिखते हैं ऐसे, तो ओम लिखने में हमारा देख रहे हैं यहाँ पे प्लुत का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जिस वायु में आपका त्रिमात्रिक कहा जाता है, इसमें बहुत सारी आपको अपनी वायु बहुत देर तक अपने प्राण वायु को खींचना पड़ता है। जैसे मतलब इस पे ज़्यादा जोर देना पड़ता है। जैसे हम ओम का क्यों लिया है, इसमें कहते हैं जैसे ओम, बहुत तेजी से बहुत दूर तक जिसको खींचते हैं वो हमारा प्लुत कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप कि हर्ष क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है। ये सब तीनों भेद किसके हैं, हमारे स्वर के भेद हैं। इतना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत जल्दी से आप नोट भी कर लीजिए। जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को आप तैयार भी कर लीजिए, और साथ में नोट्स धीरे धीरे जब बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छे से आप उसको रिवीजन भी अध्ययन कर सकते हैं। आगामी जैसी क्लास आएगी तो उससे पहले आप रिवीजन कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा रिवीजन मैं भी कराऊंगा आपके लिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब
आगे चलते हैं, इसको रेज यहीं पे करते हैं। तो ये हमारा स्वर का रहा। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ व्यंजन की। क्या? व्यंजन। अब देखिए व्यंजन, हमने आपको बताया था इससे पहले, आपको परिभाषा बताई थी व्यंजन की कि वे वर्ण जिनमें, वह वर्ण जिनमें स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं? वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं? व्यंजन कहलाए जाते हैं दोस्तों। अब व्यंजन में जैसे आप देखिए कैसे सहायता लेते हैं। जैसे हमने कहा क, तो का में हमारा क्या विद्यमान है? का को यदि हलंत करेंगे फिर इसमें क्या विद्यमान है? अ विद्यमान है, तभी तो हमारा क्या बना? तभी तो का बना। तो का वर्ण या खा, देखिए खा को हलंत करेंगे इसमें अ है, तो ये क्या है? खा है। अब इन वर्णों को हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो इन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें अ की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि स्वर की हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ण है ये कैसे हैं हमारे, यानी कि व्यंजन है, वो भी हमारे ये व्यंजन। अब ये भी पूछा जाता है कि व्यंजन जो है कितने मात्रिक होता है? तो व्यंजन जो होता है वो हमारा क्या होता है? अर्धमात्रिक होता है। क्या होता है? अर्ध मात्रिक। जो व्यंजन है, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है, इसका ध्यान देना है। देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पे जो वर्ण हमारा क है, ख है, ग है, घ है, तो ये सब वर्ण हमारे कैसे हैं? ये सब वर्ण हमारे अर्धमात्रिक हैं। और जब हम इनमें स्वरों का संयोग ले लेते हैं तब ये हमारे पूर्ण होते हैं, उससे पहले ये हमारे क्या रहते हैं? अर्ध होते हैं। ऐसा मात्राओं में पूछा भी जाता है कि जो हमारे वर्ण होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, वो कितने मात्रिक होते हैं। एक कारिका में कहा गया है, एक मात्रो भवेत् हर्षो द्विमात्रक दीर्घ उच्यते। और कहा तिर्मात्रस्तु पिल्तो गेयम, तिर्मात्रस्तु पिल्तो गेयम व्यंजनम च अर्धमात्रकम। ये एक कारका के माध्यम से भी बताया गया है कि एक मात्र भवेत् हर्षो, एक होता है जिसमें एक मात्रा होती है, वो क्या होता है? हर्ष होता है। दीर्घ मात्र उच्चते, कहा जो दीर्घ होता है उसमें क्या होती है? दो मात्राएं होती है। इसी तरीके से कहा तिर्मात्रस्तु, यानी कि तिर्मात्रा होती है किसमें? प्लुत में होती है, च। और कहा अर्धमात्रकम व्यंजनम, और व्यंजन में क्या होती है? अर्धमात्रा होती है। तो ये कारका के माध्यम से हमें ये ज्ञान ज्ञात होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इससे आगे हम व्यंजन में चलेंगे। व्यंजन से फिर से हम अपना नया जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो व्यंजन से ही प्रारंभ करेंगे। अभी तो इससे पहले हमारी स्वर की ही चर्चा हुई है, तो आगे हम वीडियो में फिर से आपको लेके आएंगे व्यंजन के साथ। व्यंजन में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमो नमः। नमः संस्कृत है।